अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शोबिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओवरऑल हम देख रहे हैं मार्केट का आगाज़ आज के दिन यानी पीर के दिन बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हुआ और कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जिसमें इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं काफ़ी हद तक बिलो एक्सपेक्टेशन आए हैं और हम देख रहे थे कि मंथ ऑफ अक्टूबर में ये हायर साइड पर नज़र आ रहे थे, लेकिन नवंबर के स्टार्ट से जो इन्फ्लेशन है वो कटेल होती हुई नज़र आ रही है। इट मीन्स के ओवरऑल सेंटिमेंट्स इकोनॉमिक वाइज काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और यही सेंटिमेंट्स अगर रहे, प्रिवेल होते रहे, तो आने वाले दिनों में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं उस पे काफ़ी हद तक रन करते हुए फास्टली नजर आएंगे। और इसके साथ साथ मैं सिख बरादरी को खुशामदीद कहना चाहूँगी, आज कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। 591वीं सालगिरह है बाबा गुरु नानक की, तो हैप्पी डे। और ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो यहाँ भी एक बूम नजर आता है क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ भी प्रिवेल कर रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 40,807.09 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट के 41,115.10, लोअर वाज 40,669.85 एंड फाइनली क्लोजर वेल अबव 41,000 साइकोलॉजिकल बैरियर 41,068.82 का, यानी 261.73 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 388.55 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 9.23 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 14.06 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। हम नेटवर्क लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.65 के डिक्लाइन के साथ। 6.15 पे क्लोजर, 88.66 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीआरजी पार्क सेकंड स्कॉट पे 4.65 का इजाफा देखा गया। 66.72 पे क्लोजर रहा। 31.85 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड 0.78 का इजाफा देखा गया। 19.14 पे क्लोजर रहा। 25 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन ओवरऑल नजर आ रही है और मार्केट के अंदर भी न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। इट मींस के जो इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनली मार्केट के अंदर वर्कआउट करते हुए यानी कि पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज जो स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो ओवरऑल सर्कमस्टांसेस को इम्पैक्ट दे रहा है, यानी कि लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल्स क्लोज हुए हैं और एक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी स्टार्ट हो रही है, तो एजुकेशन सिस्टम कहाँ दिखाई दे रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन का क्या मयार दिखाई दे रहा है। यानी कि ओवरऑल हम देख रहे हैं जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो उनका क्राइटेरिया क्या है और उनकी क्वालिटी क्या है, आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप ये रिपोर्ट देखें। तलबा का तालीमी हर्ज रोकने के लिए और उन्हें पढ़ाई से मुंसलिक रखने की गर्ज से बहुत से तालीमी इदारों ने फैसलाती निज़ाम तालीम यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। हर इदारा अपनी बिसात और रसाई के मुताबिक इस निज़ाम को बरूएकार ला रहा है या फिर ला चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम तकरीबन पूरी ही दुनिया में राइज है, जिसका मकसद दरअसल सिर्फ इंटरनेट के जरिए तलबा को रहनुमाई फराहम करना ही नहीं, बल्कि उन्हें नई से नई टेक्नोलॉजी और बदलती रिवायात के साथ कदम ब कदम चलने का हौसला देना भी है। ताहम पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज की हद तक तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम खासा कामयाब नजर आया है, लेकिन अगर स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए तो इस ज़िम्न में वालिदैन और स्कूल इंतजामिया में खला बरकरार है। अक्सर घराने कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, टैब जैसे जदीद वसाइल से महरूम है, जिसके तदारुक के लिए वालिदैन और स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो इस मसले को बाहमी मुशावरत से आसान बनाएं। तालीम और तदरीस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त के साथ साथ मुसलसल बढ़ा है। खास तौर पर मौजूदा दौर में इसकी अहमियत 2 गुना हो गई है। पाकिस्तान में इस पेंडेमिक से कबल भी यूनिवर्सिटीज हजारों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन फराहम करती आई है, क्योंकि बहरहाल ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का बुनियादी मकसद इन तलबा को तालीम की फराहमी ही है जो तलबा जॉब के बायस या फिर किसी और वजह से बाकायदा यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ना जा सकते हों। कोरोना के फैलाव का सबसे ज्यादा खतरा भी तालीमी इदारों में ही महसूस किया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में तलबा तालिबात ज़ेरे तालीम होते हैं। लॉकडाउन का ऐलान होते ही बेशतर स्कूल कॉलेजेस ने तो तालीम का सिलसिला मुनक़ता कर दिया, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को इंटरनेट के जरिए ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने का फैसला किया। हमें ये बात समझने की जरूरत है कि रियासतों की तामीर और तरक्की में तालीम का किरदार कलीदी होता है। शरह ख़वानदगी को बेहतर बनाने के लिए दुनिया में बहुत काम किया जा रहा है। हुसूल तालीम के लिए तमाम ममालिक अपनी इस्तेदाद के लिहाज से इक़दामात कर रहे हैं। जरूरत इस अम्र की है कि हुकूमती इक़दामात को सराहते हुए तालीम के दिए को जलते रहने के लिए हमें खुद इस जदीद निज़ाम का आदी बनना होगा। साथ ही टेक्नोलॉजी से हम आहंग होकर दुनिया के तालीम याफ्ता तबकात की फहरिस्त में अव्वलीन दर्जे पर आने के लिए भी खुद कोशिश करना लाजिम है।
जी, रिपोर्ट आपने देखी। ओवरऑल इस जनरेशन का ताल्लुक हम कह सकते हैं कि तालीम से इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम कोरोना को फेस किया है, और अब कोरोना को फेस करने के बाद ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रही है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और ये क्वालिटी का मयार किस तरीके से जो है वो मैनेज किया जाए, इस पर कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाए। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कुछ जो स्कूल सिस्टम हैं वो इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, और कुछ जगह पे काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें जो है मैसर हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुनैत लाखानी साहब, आप एजुकेशनिस्ट हैं और वाइस चांसलर हैं इकरा यूनिवर्सिटी के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। Welcome assalam. Thank you very much for having me over. I was the chancellor of Iqra University, Okay. not the current chancellor. Okay. But yes, I've been in education for almost 20 years now. राइट सर, ये बताइए ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम और ख़ासकर ऑनलाइन एजुकेशन क्या दिखाई दे रहा है पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर, कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए, जहाँ आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एजुकेशन है। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है वो दूर दराज एरियाज तक नहीं जा सकी अभी तक। हमारी Right. जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है उस तरह डिलीवर नहीं कर सका। और अच्छे टीचर्स का लाना और अच्छे टीचर्स को असेस करना, उनकी असेसमेंट करना, ये तमाम वीकनेसेस जो हमारी थी ये ऑनलाइन ने दूर कर दी। राइट ऑनलाइन के अंदर दुनिया में, पूरी दुनिया में ब्लेंडेड एजुकेशन तो वैसे ही आ चुकी थी जिसमें आधा ऑनलाइन था और आधा इन क्लासरूम था, लेकिन पाकिस्तान ऑनलाइन पे नहीं जा रहा था, रेगुलर क्लासरूम्स ही हो रही थी। कोविड की वजह से हमें ऑनलाइन पे जाना पड़ा, लेकिन कोविड और नो कोविड ऑनलाइन एजुकेशन के लर्निंग आउटकम्स चूंकि अब बहुत बेहतर हैं, और हमारे जैसे मुल्क के लिए जहाँ पे Right. तालीम को हमने मैसेज में लेके जाना है, शरह ख्वानदगी बढ़ानी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आएँ, और अब हम तकरीबन आ चुके हैं। Right. अक्सर लोग डरते हैं कि जी ये मुश्किल है और इस पे हमें आता नहीं है, लेकिन ये डर खौफ उतना ही है जितना आप शुरू में पहली बार आपने ये आईपैड, आईफोन उठाया होगा या सैमसंग का फ़ोन उठाया होगा, एंड्रॉयड वाला। लेकिन आप देखें तो 1 साल का बच्चा भी अगर ये फ़ोन उठा के 5-10 मिनट Easily करेगा tackle कर लेता है तो सारी इजीली चीज़ें। खेल लेता है उसके साथ। तो जब आप उठा लेंगे तो ये आप सीख भी जाएंगे, इसमें कोई ऐसी चलें चीज़ सर, नहीं वो है तो हो गई जो बच्चों की मुश्किल है। बात। जो हमारे पुराने और थोड़े से एज्ड टीचर्स हैं, क्या वो आराम से इसको टॉलरेट कर लेंगे ये बिल्कुल, ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल, सिस्टम और को, ऐसा हुआ जिन्होंने है। कभी यूज ही नहीं की ऐसी टेक्नोलॉजी? ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कोरोना के बाद जब टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा तो जिनको नहीं भी आता था उन्होंने सीखना शुरू किया और मिनटों में सीख गए, और अब उनको उसके फ़वाइद भी पता हैं। तो जब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खुली उसके बावजूद भी उन्होंने ऑनलाइन जारी रखा और ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ आ गए। Right. सो ब्लेंडेड लर्निंग इज़ द फ्यूचर, और राइट नाउ कोरोना की वजह से हमें ऑनलाइन पे जाना होगा। जितना जल्दी चले जाएंगे उतना बेहतर है। इसमें कुछ आपको डाउनलोड नहीं करना, कोई नए सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपने सीखने, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, आपने सिर्फ वो अडॉप्ट करने, और एक बार आप ऑन करेंगे तो आप सीख यू आर राइट, जाएंगे। वेरी राइट। आपने कहा कि डिफरेंट कंट्रीज में पहले भी ऑनलाइन सिस्टम मौजूद था और साथ साथ रेगुलर क्लासेस होती थी। यहाँ पर रेगुलर सिस्टम था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी। एट द सेम टाइम हमने देखा है कोरोना के अंदर जब कोई टीचर वीडियो सेंड करती है, क्योंकि थ्रू व्हाट्सएप ज़्यादा मैंने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं यहाँ पर, तो जब व्हाट्सएप पे कोई वीडियो आती है और वो 5 मिनट्स या 6 मिनट्स का उसका पूरा ड्यूरेशन होता है, और वो रिपीटेडली बच्चा बार बार, अगर हम प्राइमरी स्कूल्स के जो है बच्चों की बात करें, तो वो बार बार उसके देखने से उसकी लर्निंग प्रोसेस में काफ़ी हेल्प होती है। तो इज़ दैट ट्रू? क्या ये सिस्टम भी कंटिन्यू रहना चाहिए आफ्टर कोरोना? डेफिनेटली जी, ये सिस्टम तो कंटिन्यू रहना चाहिए आफ्टर कोरोना, लेकिन व्हाट्सएप जो है वो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। एजुकेशनल वीडियोस उसके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। बेसिकली जो एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें 2 वे कम्युनिकेशन होती है। Right. आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट आपसे सवाल कर रहा है, स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इन कांटेक्ट है, उनके साथ भी पीयर लर्निंग भी हो रही है, और टीचर्स के साथ भी सवाल जवाब चल रहे हैं और लर्निंग हो रही है, और वो सवाल जवाब जो हैं वो सिस्टम में रह रहे हैं। सो Right. अगर आपको एक लेक्चर का एक टॉपिक पढ़ा दिया गया है और आपने 6 महीने बाद दोबारा उस टॉपिक को रिवाइज करना है, तो आप सिर्फ वो टॉपिक अपना उस पर टाइप कर देंगे और वही लेक्चर आपका वापस आ जाएगा। आपको लेकिन ढूंढना सर नहीं सवाल होगा। ये है कि बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो इसके लिए चेक एंड बैलेंस का क्या क्राइटेरिया है?
जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये फैसिलिटी लाने के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। मूडल का अपना प्लेटफॉर्म है, ब्लैक बोर्ड का अपना प्लेटफॉर्म है, और इस तरह के कई और हैं। जो भी प्लेटफॉर्म स्कूल वाले अडॉप्ट करते हैं, वो प्लेटफॉर्म जो है उसके अंदर डेवलपमेंट्स कंटिन्यूसली चल रही हैं, इम्प्रूवमेंट्स कंटिन्यूसली आ रही हैं। सो आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, आपने वो प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। और जैसा कि एक ये टैबलेट फ़ोन आपके हाथ में आता है, आप खुद ही सीख जाते हैं। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप खुद ही सीख जाएंगे, बच्चे भी सीख जाएंगे और टीचर्स भी सीख जाएंगे। इसके अंदर एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे टीचर्स के लिए। देखें, हमारे टीचर्स जो हैं आज सिर्फ पाकिस्तान के टीचर्स नहीं रहे, वो लंदन में भी स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन्स भी पढ़ा सकते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी अब पढ़ा सकते हैं। अगर वो क्वालिफाइड हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, अगर वो उनको आता है इन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पढ़ाना, तो वो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। ये आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, तो इसको भी, इस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब किया जा सकता है। हुनैद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद सवाल पूछेंगे। हुनैद, अपार्ट फ्रॉम दिस, एक दूसरे एस्पेक्ट से देखते हैं, टेक्नोलॉजी साइड पे अगर देखें तो कितनी तरक्की कर ली पाकिस्तान ने जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है? आईटी की दुनिया में पाकिस्तान का ये न्यू स्टेप कैसा रहा है? देखिए, जहाँ तक आप आईटी सेक्टर की बात कर रही हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, ऐप डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, फ्रीलांसिंग की बात कर रही हैं, तो मैं आपको बताऊं, इस हुकूमत के आते ही सबसे पहला जो प्रेसिडेंट साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसमें हज़ारों बच्चों को एआई, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाना शुरू किया था। उसका मकसद ये था कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसके लिए हमारे बच्चे तैयार हो जाएं। और ये रेवोल्यूशन कोई छोटा मोटा नहीं है, ये मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है जो आने लगा है। ये सैलाब, इसके अंदर से आप डोंगा लेके खड़े हो तो उतना पानी आएगा, बाल्टी लेके खड़े हो तो बाल्टी से पानी आएगा। सो ये सैलाब तो आ गया है। और इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर अगर हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, जैसा कि हुआ है, आप आईटी सेक्टर में अगर आप एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ देखें तो इट्स एक्सपोनेंशियल। इतनी ग्रोथ पाकिस्तान ने हिस्ट्री में, और इसके अंदर बहुत बड़ा गैप भी है। अगर आप अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ देख लें तो उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स का गैप है। अगर हम आज 4-5 बिलियन डॉलर पे हैं तो पड़ोसी मुल्क जो है 200 बिलियन डॉलर पे हैं। तो क्या पहले से इस चीज पे सोचा जा रहा है या हम लेट हैं? ऑफ कोर्स, उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पहले से काम कर रहे थे और लोगों को पढ़ा रहे थे। और आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो लोग बहुत आगे निकल गए। कॉल सेंटर्स उनके पास बहुत ज्यादा थे। और सॉफ्टवेयर हम कहाँ पे खड़े हैं? हम जिस तेजी से आगे जा रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत जल्दी आप देखेंगी कि पाकिस्तान का जो ट्रेड गैप है, एक्चुअली ट्रेड गैप तो ऑलरेडी खत्म हो गया, अब तो हम पॉजिटिव में आ गए, लेकिन बहुत जल्दी हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में चले जाएंगे। और उसका रीज़न यही है कि हम अपने बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर। आज दुनिया में जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस हो गए। सबसे बड़ा होटल ऑनलाइन है, सबसे बड़ा सेल्स का रिटेलर ऑनलाइन है, सबसे बड़ी जो है हॉस्पिटल, सबसे बड़ी लॉ फर्म, सबसे बड़ी यू नेम इट, हर फील्ड के अंदर सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एग्जैक्टली सर, बेरोजगारी भी कम हुई है क्योंकि इंडिविजुअल्स भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। हम देख रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो कि वो इसमें ऐड कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर हम बात करें कि स्टॉक मार्केट को अगर हम देखें तो हैंडफुल कंपनीज हैं आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हुई, लेकिन उनके शेयर प्राइस 100% से भी ज़्यादा हो गए। तो इट मीन्स कि आईटी की दुनिया सबसे ज़्यादा बूम जब की है जब हमने देखा कि कोरोना आया। तो कोरोना से पहले पाकिस्तान कहाँ सोच रहा था या पाकिस्तान उस वक्त कहाँ खड़ा था? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव जो है ये स्टार्ट कोरोना से बहुत पहले हुआ था, गवर्नमेंट आते ही स्टार्ट हो गया था। और दूसरा, जहाँ तक आप बात करी कोरोना के बाद, तो कोरोना एक स्पार्क था। उसके बाद ऑटोमेटिकली लोग बाहर नहीं जा सकते थे, उनको ऑनलाइन ही शॉपिंग करनी पड़ी, उनको ऑनलाइन ही क्लासरूम अटेंड करनी पड़ी, उनको मीटिंगें ऑनलाइन करनी पड़ी, जूम पे तो व्हाट्सएप पे तो इस पे, तो ऑटोमेटिकली लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा आ गए आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन ये फ्यूचर के नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स तक इसी तरह चलता रहेगा। जितनी तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है वो बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स को रिप्लेस कर देगी कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर बहुत सारा काम कर सकेगा जो पहले आदमी को बाय हैंड करना। पाकिस्तान को अब क्या इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, जैसे कि डिफरेंट सेक्टर्स में काम हो रहा है और उस पर
इनोवेशन हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे हो रही है, हर सेक्टर की बात करें, चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, आईटी सेक्टर के अंदर कहाँ काम करने की ज़रूरत है, या हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको क्या सिखाने की ज़रूरत है कि वो इधर स्टेप रखें? आपने बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इसको हाईलाइट किया है। माशाल्लाह से टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, ये सब ग्रोथ के ऊपर हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ है। इंटरेस्ट रेट भी जो है अब रुका हुआ है, इन्फ्लेशन भी जो है वो कम होती जा रही है और इंशाल्लाह और कम होगी आगे। सो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं। आईटी सेक्टर में ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर आईटी एंड आईटी अलोन। आज जो है ये टेलीफोन्स जो हर आदमी यूज़ करता है, पार्ट ऑफ फैशन हो गया है। ये टेलीफोन्स लोग ले रहे हैं और चाइना के बने हुए आते हैं, और वो चाइना से अब जब इंडस्ट्रीज मूव हो रही हैं तो मूव हो रही हैं साउथ कोरिया और इंडिया, अब वो और वियतनाम और कंबोडिया, और वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे उस वक्त मूव होंगी जब हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना देंगे, जहाँ पे कोई आदमी इसके स्क्रीन बनाएगा, कोई चिप बनाएगा, कोई इसका जो है सर्किट बनाएगा, कोई इसकी जो है सॉफ्टवेयर बनाएगा। वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सून एज पॉसिबल हमें बनाना चाहिए, और इसकी बेहतरीन जगह कराची और लाहौर और इस्लामाबाद ही हैं। तो सर इंडिविजुअल्स को इस तमाम चीज़ों के लिए एक अम्ब्रेला के नीचे क्यों नहीं लाया जाता? लाइक कुछ कंपनीज जो हैं वो इन इंडिविजुअल्स से काम क्यों नहीं लेती? क्योंकि हमने देखा है कि वो डिफरेंट, अगर एक्सपोर्ट की बात भी की आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ भी वो इंडिविजुअल्स ही नज़र आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात करें अगर हम, इन सारे सवालों का जवाब एक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर आईटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ऑलरेडी कराची के अंदर 2 बनने हैं, एक धाबीजी में बनना है, एक नूरियाबाद में बनना है, और उधर काफी तेजी से ग्रोथ चल रही है। नहीं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनीथिंग। आई वाज देयर इन धाबीजी यस्टरडे, अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन देयर। लेकिन जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो तितर बितर हुए हुए सारे लोग, कोई यहाँ, कोई लाहौर, कोई इस्लामाबाद, वो सब एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आना शुरू हो जाएंगे, और आपकी मतलब की चीजें आपके पड़ोस से ही आपको मिल जाएंगी। ये बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह, वी होप फॉर द बेस्ट। अच्छा सर, ये भी बताइए कि ओवरऑल अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ की और आईटी के वेटेज की, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर आईटी का कितना वेटेज दिखाई देता है? इन तमाम चीजों के बाद अगर इन फ्यूचर, अभी भी और इन फ्यूचर, इस वक्त तो आईटी बड़ा बहुत छोटा सा उसका वो पोर्शन है, लेकिन इसमें समझने की चीज ये है कि अगर आप 100 अरब रुपए का कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें शायद प्रॉफिट मार्जिन 1 अरब रुपए है। लेकिन अगर आप आईटी का 2 अरब रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 1 अरब रुपए है। सो इसमें बिकॉज सर्विसेज है ना, ह्यूमन रिसोर्स आपका यूज हो रहा है और सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है। आपको कॉटन नहीं खरीदनी, आपको कपड़ा नहीं खरीदना, रॉ मटेरियल एज सच नहीं है। सो इसके अंदर जो हमारी ग्रोथ की गुंजाइश है, जैसा मैंने आपको कहा, पड़ोसी मुल्क 200 बिलियन पे है और हम अगर 5 पे हैं आज, ऑल्दो हमारा ग्रोथ रेट जो है 40% तक है आईटी में, लेकिन हम जो है 5 से अगर 50 पे चले जाते हैं तो $45 बिलियन का हमारे पास एक आ जाएगा, जो हमारे सारे मसाले हल कर देगा, जो भी हमारे ट्रेड गैप के मसाइल हैं। यहाँ पर पैसों की बात हो रही है तो हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और वो देखते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,05,765 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 90,773 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर $1,770.48, ऑयल WTI पर बैरल $44.77, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $47.29। ऑयल प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि अब एक पॉजिटिव चेंज डेली बेसिस पे आते हुए दिखाई दे रहा है। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 188.50, सेलिंग वाज 191.50, यूके पाउंड बाइंग रही 210 रुपीज, सेलिंग वाज 213, यूएस डॉलर बाइंग रही 159.20, सेलिंग वाज 160.20, चाइनीज yuan बाइंग एट 24.25, सेलिंग वाज 24.40। Nextly, Saudi Riyal buying at 41.90, selling was 42.70. UAE Dirham buying at 43.29, selling was 43.60. And lastly, Kuwait Dinar buying रही 495 रुपीस, selling was 497.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज के लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे अपर साइड
पॉजिटिव चेंज दिखाई देना, इट मीन्स कि लोकल मार्केट पे भी इसका एक इम्पैक्ट आएगा और इसके शेयर प्राइस पे भी इम्पैक्ट आएगा, यानी कि इसके शेयर प्राइस भी हम देख रहे हैं कि जो कहा जा रहा था कि ईएनपी सेक्टर बहुत चीप नजर आ रहा है, इसको बाइंग कर लें और बाद में जाकर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स और ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स डेली बेसिस पे बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, अगर ओवरऑल इंटरनेशनल इकोनॉमी पे कमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद एक प्रॉपरली जॉनरा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रू, देखिए यूएस इकोनॉमी की जहाँ तक बात है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है, हिस्ट्री में कभी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ओवरऑल जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी डिफ़िकल्टीज़ में आ गई है, चाइना से कंपटीशन भी वो डिफ़िकल्टी हो गया उनके लिए। लेकिन अगर मैं पूरी ग्लोबल इकानमी की बात करूं, कोरोना की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़र्क पड़ा है, बहुत सारे मुल्कों में अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे मुल्कों की जो ग्रोथ रेट है वो अब रिसेशन में जाते हुए, हमारे पड़ोस में भी आप देख लें तो ज़्यादातर मुल्क रिसेशन पे आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है बहुत ज़्यादा कि हमारा मुल्क जो है आज भी बेहतर कंडीशन में है, अपने रीजन में भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तमाम इंडस्ट्रीज़ भी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा, दुनिया में जो है नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि हम लोगों ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार की वो बहुत सक्सेसफुल हुई। इसका रीज़न ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो बहुत सक्सेसफुल हुई। FATF के अंदर हमने उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट की, जो IMF है उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है मीट की, सारे के सारे टीके इकॉनमी को लगाए और उससे हम निकल गए। वो जो तकलीफ थी हमने सही, लेकिन उससे हम निकल गए। और अब ये तमाम इदारे, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे ब्लूमबर्ग हो, चाहे हमारी करेंसी हो, चाहे HSBC के जो रिसर्च पेपर है, वो सब लोग हमारी करेंसी की, हमारी इकॉनमी की, हमारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तारीफ़ कर रहे हैं और हमारी स्टॉक मार्केट की तारीफ़ कर रहे हैं, विच इज़ परफॉर्मिंग वेल, जो हमारी इकानमी का जो है बैरोमीटर है, बता रहा है कि इकानमी किस डायरेक्शन में जा रही है। थैंक यू सो मच हुनैद लखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि वन लाइन जो एक प्रॉपरली कमेंट के अंदर सारे हमारे आंसर्स मिल गए, जो कि इकोनॉमिक जो ट्रैक है उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके नंबर्स स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई देंगे। और ये जो कहते रहते हैं या तनकीद होती है, अगर पॉजिटिविटी भी दिखाई जाए और बताया जाए कि ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि एक प्रॉपरली कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि चुटकी बजाई और सब कुछ सही हो गया, काम करना पड़ता है। और कोरोना के अंदर भी काम नजर आ रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर दें, विच इज distalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।